कंपनी अकाउंट्स का सवाल है। अक्टूबर नवंबर 2019-22 वेरिएंट है और एएस का। आर लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 30th June 2018 एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट में से बताया है उसने डाटा। 10% डिबेंचर दिए में 75,000 के। अच्छा, 10% डिबेंचर पर तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि डिबेंचर पर 10% इंटरेस्ट कितना आएगा, 7500 पूरे साल का। अभी डिपेंड करता है कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पूरे साल का पे करना है उससे कम पे करना है। इन्वेंट्री दी हुई, ओपनिंग, अदर रिसीवेबल दिए हुए, इंश्योरेंस। अदर रिसीवेबल का मतलब है, इसके साथ लिख ले ताकि आपको याद रहे, अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस का मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस। अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस का मतलब है ये प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस तो रिसीव नहीं हो सकती है, इंश्योरेंस तो हम करवाते हैं, तो हमने पहले से एडवांस में पैसे दे दिए हैं इंश्योरेंस के। अदर पेबल दिए हुए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक्रूड है, एक ही बात। अदर पेबल एक्रूड को कहते हैं, ओइंग को कहते हैं, आउटस्टैंडिंग को कहते हैं, एक्सपेंस है। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग की देखें, कॉस्ट दी हुई आपको 3,50,000, रिवैल्यूएशन हो रही है उसकी 1 लाख, और डेप्रिसिएशन 30 जून 2018 को 1 लाख की हुई है। नहीं दी हुई आपको क्योंकि रिवैल्यूएशन हो गई उसकी, खत्म हो गई ना डेप्रिसिएशन सारी, और अब वो 4,50,000 का हो गया। इसी तरह फिक्शन फिटिंग पे दी हुई है कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। मोटर व्हीकल पे दी हुई। द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस बट वाज एबल टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग समरी ऑफ इट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। तो टेकिंग्स बैंक दी हुई आपको 2,86,000। क्रेडिट साइड पे परचेजेस हैं, ये बेसिकली कैश अकाउंट दिया हुआ है आपको, सामने जो बना हुआ है कैश अकाउंट है। टेकिंग्स बैंक का मतलब होता है, याद रखिएगा, टेकिंग्स का मतलब होता है सेल्स। टेकिंग्स का मतलब होता है सेल्स, अंदर यूज होगा। परचेजेस दी हुई है आपने, इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल जो नया खरीदा है वो है, और डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया 3,750। वापस जाएं, 75,000 पे 10% डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आता है जी? 7,500। अब हमने पे कितना कर दिया उसमें से, इसका मतलब है 3,750 जो है वो पेबल, आधा 50% पे कर दिया आपने, 50% जो है वो अभी पेबल है, इसका मतलब ये है। तो 7,500 का 50% पे कर दिए, बाकी पेबल है। All the rescission payments were made through the bank account. All sales and purchases were on cash basis. The company's depreciation policies as follows: fixture and fitting 10% per annum. Reducing balance method से है, charge to admin expenses. Motor vehicle 20% per annum. Reducing balance method से charge to distribution cost. Land and building पर कोई depreciation charge नहीं की जाएगी। Next देखते हैं जी, following information is available. Inventory was valued at cost 42,000, including damaged inventory costing 5,000. This could be repaired at a cost of 450 and sold for 50,100. Insurance of 750 for the 3 months ended 31st July was outstanding. Outstanding का मतलब है कि वो payable है। Electricity expense include 600 for the 3 months ended 31st August. Expenses are split as follows: insurance charge to admin expense, motor vehicle expense charge to distribution cost, wages and salary split between distribution and admin in the ratio of 4:1, और electricity expense भी charge to admin expense है। Required कि आपने income statement बनानी है, और उसके अलावा देख लेते हैं कि अगर बैलेंस शीट का कोई पोर्शन पूछा हुआ उसने, तो नहीं, बैलेंस शीट का उसने कोई पोर्शन पूछा हुआ नहीं है, तो इज जस्ट आस्किंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। तो वापस चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले आपने देखना ये कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है। टॉप पे आ जाए सवाल के। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 30 जून को, 30 जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। 30 जून को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो इंश्योरेंस 750 की मैंने कब तक पे कर दी है, 31 जुलाई तक, और 3 months ended 31 जुलाई वाज आउटस्टैंडिंग, सॉरी वो मेरी पेबल है। इसका मतलब है इसमें से पेबल कितनी होगी, 2 months की। हम कैसे निकालेंगे, 750 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो पेबल होगी, जो आपने अभी भी पे करनी है, यानी कि लायबिलिटी में आपकी आएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है, मैं लिख के कर देता हूं ताकि आपको दोबारा भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। 750 ये 3 months की है, और इसमें से 2 months की जो है वो आपकी क्या है जी, जो आपने पे कर दी है, अभी पे करनी है, सॉरी पे करनी है, किसकी, जून की, और सॉरी मई की और जून की। जुलाई की शामिल करने की जरूरत नहीं है, तो 500 वो है जो हमने पे करनी है, और इस साल में ही डिफॉल्ट करती है, वो पेबल है आपकी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहता है 600 दिया हुआ है फॉर द 3 months एंडेड 31 अगस्त। हमारा साल जून में खत्म हो रहा है, तो जुलाई और अगस्त 2 months की क्या हो गई, प्रीपेड। कैसे निकालेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ जाएगी, 200 मल्टीप्लाइड बाय
2। जो 400 आपकी निकल आई ये प्री पेड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में से। लगे समझ आप इस बात की? ठीक है जी। ये प्री पेड है क्योंकि इसने क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस तो आउटस्टैंडिंग है ना, यानी हमने पे करना है। देखो ना 3 मंथ्स की है ना, कौन से 3 महीने हैं, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, ठीक है। तो मई और जून की आपने अभी तक पे नहीं की, जबकि आपका साल जून के एंड में खत्म हो रहा है, तो 2 मंथ्स की अनपेड है, तो 2 मंथ्स की इंश्योरेंस आपने पे करनी है, एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, ओइंग है, पेबल है, वो ऐड हो जाएगी, जो आपको पे करनी है 500 की, और 400 प्री पेड है वो माइनस हो जाएगा। चलते हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट की तरफ, तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वही आपको पता है कि एक्सपेंसेस को आपने उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है। नंबर 1922 का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ जी। सबसे पहले हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। स्टेटमेंट आ जाएगी जी आपकी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, रेवेन्यू, इसमें से सेल्स रिटर्न हम माइनस कर देते हैं, आपको पता है। देखते हैं हम रेवेन्यू कितना दिया हुआ है आपको। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है जी आपको, वो हम देखते हैं। देखिए उसने क्वेश्चन में बताया, अगर आप देखें कि ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर थ्रू बैंक, और नीचे क्या लिखा है, ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर ऑन कैश बेसिस, सारी कैश सेल्स दी हुई, इसका मतलब है आपको कितने की 2,86,000 की जो दी हुई टेकिंग्स बैंक, ये सब कैश सेल्स है आपकी। डायरेक्टली रेवेन्यू में आप यही लिखेंगे 2,86,000, इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी सबसे पहले जी ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, लेस कर देंगे जी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके अलावा और कोई चीज भी हो सकती है, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई 45,000, ऐड देखिए जी परचेजेस हम ऐड कर लेंगे जी। तो परचेजेस आपको देखनी पड़ेंगी कि परचेजेस जो है हमें कितने की दी हुई है। तो परचेजेस के लिए हमें बनाना पड़ेगा, शायद अदर पेबल दिए हुए परचेजेस, तो जो सारी परचेज है वही कैश परचेज है आपकी, क्रेडिट परचेज तो है ही नहीं सवाल में। तो परचेज कितने की दी हुई है आपको, 1,35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री में मैं ऐड कर लूंगा जी 1,35,000, लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसने एंड पे हमें दी होगी। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा, पता नहीं मैंने पहले डिस्कस किया कि नहीं किया। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, आपसे किया है, और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। एनआरवी क्या होता है, मार्केट वैल्यू, यानी जो आपके स्टॉक की मार्केट वैल्यू से एनआरवी बोलते हैं। देखिए आप, आपकी इन्वेंट्री कितने की दी हुई है, शायद 42,000 की इन्वेंट्री दी हुई है आपको, ठीक है। इन्वेंट्री आपको दी हुई है 42,000 की, इसमें वो कहता है कि 5,000 की इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, जो आप कितने की बिकती है 5,100 की, अगर उस पर रिपेयर करवाएं कितनी 450, तो कितनी असल प्राइस जो हमारे हाथ में आती है वो कितनी आएगी, माइनस करें 4650। अब जो कॉस्ट है उसकी वो कितनी है 5,000, आपने रिकॉर्ड करनी है जो इन दोनों में से क्या होगी, कम होगी। तो 42,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 5,000, और इसमें ऐड कर दूंगा मैं 4650, because inventory is valued at cost और NRV whichever is less, दोनों में से जो कम होता है उस पर हम रिकॉर्ड करें। तो मैंने क्या किया सर में, मैंने इशफाक सबसे पहले NRV निकाली। NRV क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये इन्वेंट्री मेरी मार्केट में बिकती है 5100 की, अगर उस पर मैं मजीद खर्चा करूं कितने का 450, देन it means the resultant amount which I basically receive, that is not 5100, that is 4650.
मेरे हाथ में आएगी वो तो 4650 की है। अब वो कॉस्ट उसी कितनी लिखी मैंने 5000, तो मुझे कॉस्ट 5000 नहीं लिखनी, क्योंकि प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर फ्यूचर प्रॉफिट को नजर आ रहा है उसे इग्नोर कर देंगे और फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारा ये फ्यूचर लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि 5000 की इन्वेंट्री जो आपने 5000 की ऐड की हुई है असल में मार्केट में कितने की है 4650, तो हम 5000 माइनस कर देंगे और 4650 ऐड कर देंगे ताकि 5000 की इन्वेंट्री 4650 पर रिकॉर्ड की जाए जो उसकी असल वैल्यू बननी चाहिए, ताकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपने आप को एक स्टेप पीछे रख सकें, ताकि बाद में हमें लॉस बर्दाश्त भी करना पड़े तो हमें फर्क ना पड़े, हम उसको बियर कर सके। जी तो कितनी आती है इन्वेंट्री बताएं? इसका आंसर 42,000 माइनस 5,000 41650, दैट इज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो आप इन्वेंट्री में लिखेंगे, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में। मैं लिखता हूं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारी वैल्यू कितनी आएगी 41650, जो मुझे यहां से क्या कर देनी है ऑब्वियसली माइनस कर देनी है 41650 मैं माइनस कर दूंगा। सीयू जी बात बताएं जी टोटल इसका हमारा जो है वो कितना आता है? जी कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? 13835 जी 13835, ठीक है जी। अब हम निकाल लेंगे जी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं 2,86,000 माइनस 138,350 क्या आ जाएगा जी आपका 147,650, ये आपका आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हम ऐड कर लेते हैं अदर इनकम और लेस कर देते हैं हम एक्सपेंसेस। तो देखते हैं कोई हमारे पास इनकम तो मेरे ख्याल में मौजूद नहीं होगी सवाल में, फिर भी देखने में कोई हर्ज नहीं है जी। इनकम तो कोई नहीं है, एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंसेस को ही हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेस कर देंगे इसमें से जी एक्सपेंसेस, और आपको एक्सपेंसेस के तो हेड है, तो आपको एक्सपेंसेस को हेड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस में आपके आ जाएंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस। यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और आपके आ जाएंगे जी एडमिन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को अगर हम देखें तो वो आपके कितने आ जाएंगे जी, क्वेश्चन बताया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। फिक्सर एंड फिटिंग जो है वो एडमिन पे है सारा, और मोटर व्हीकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे है। नीचे देखते हैं इन्वेंट्री का हम देख चुके हैं। इंश्योरेंस कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस वो कह रहा है चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस में जाना है। मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो है वो चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाना है। मोटर व्हीकल एक्सपेंस के डाटा कोई दिया हुआ है हमें? मोटर व्हीकल एक्सपेंस का डाटा तो दिया हुआ है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्सपेंस का कोई एक रूट वगैरह तो नहीं दिया हुआ ना, वो देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्सपेंस हमें दिया हुआ है जी कितना 10,000 का, और पिछले जो एक्सपेंसेस मोटर व्हीकल के दिए हुए नहीं दिए हुए, बस एक ही है। तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस आपका आ जाएगा 10,000 का, आप लिख लेंगे। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे हम। आ जाएगा जी आपका मोटर व्हीकल एक्सपेंस दैट इज 10,000। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जो भी निकल रही है वो देख लेते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो आपकी आ रही है, हम देखते हैं आगे कितनी आ रही है, जो एक्चुअली क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं दी, ठीक है, ऐड करके करना पड़ेगा। तो मोटर व्हीकल का डेफिनेशन निकाल लेते हैं फिर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। देखते हैं मोटर व्हीकल हमें दी हुई है 2 लाख की, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो 50,000 माइनस कर देंगे, 1,50,000, और नई भी तो खरीदी है 50,000 की, तो कितनी बन गई 2 लाख। 2 लाख पे कितने परसेंट निकालनी है आपने 20%, तो कितनी आ जाएगी जी मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2 लाख पे 20% कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगी जी। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है जी, इससे आगे डेप्रिसिएशन में मोटर व्हीकल हमने कैलकुलेट कर ली, एंड हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं आगे जी कि और हमारी चीजें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में जानी है, तो एक और भी है, वो है हमारा जी wages and salary split between distribution cost and admin cost in the ratio 4:1। 4/5 जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिन जाएगी 1/5। तो वेजेस एंड सैलरीज कितने की दी हुई ऊपर देखते हैं हम, वो दी हुई है आपको 45,000। लिख लेते हैं वेजेस एंड सैलरीज 45,000 का 4/5 36,000 डायरेक्टली लिख लेते हैं। 45,000 का 4/5 क्या आ जाएगा 36,000। इसके अलावा देखिए और कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी, जी मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग पर तो डेप्रिसिएशन मौजूद ही नहीं। आगे जल्दी जी एडमिन टोटल कर लें इसका पहले, फिर एडमिन एक्सपेंस की बात करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे एडमिन एक्सपेंसेस। सबसे पहले बेटा वेजेस एंड सैलरीज ही लिख लेते हैं, हमसे गलती ना हो। 36,000 वहां चला गया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑब्वियसली 9,000। 45,000 में से माइनस कर देंगे तो 9,000 आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन है ऑन किसके ऊपर है, जो सारी की सारी एडमिन में ही जानी है, वो है जी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एंड फिटिंग 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो वापस चलते हैं हम सवाल पे, देखते हैं किस तरह निकलेगी। फिक्सर एंड फिटिंग हमें दी हुई है 75,000 की, और नई आपने खरीदी भी कोई नहीं है, माइनस 35,000, तो 40,000 का 10% कितना आ जाएगा जी 4,000। बहुत सिंपल है, 40,000 का 10% कितना आ जाएगा 4,000, वो आपकी आ जाएगी फिक्सर एंड फिटिंग पर डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस देखते हैं कितनी दी हुई है, और वो प्रीपेड भी है, बल्कि इंश्योरेंस का तो अब अकाउंट बनाना पड़ेगा। 12,000 दी हुई है ना, 12,000 दी हुई है। देखें इंश्योरेंस जो है 12,000 पे की आपने, 750 यानी 500 की आउटस्टैंडिंग थी, वो ऐड हो जाएगी, प्लस 500 आप कर देंगे, और ऊपर जो इंश्योरेंस दी हुई है आपको टॉप पे 1,000 की अदर रिसीवेबल, ये प्रीपेड। देखें जो ओपनिंग प्रीपेड होता है ना, वो हम ऐड कर लेते हैं, तो दोनों ऐड होंगे, 500 भी और 1,000 भी ऐड हो जाएगा। क्यों? ओपनिंग प्रीपेड का मतलब है पिछले साल प्रीपेड थी, इसका मतलब है इस साल की थी, इस साल की इंश्योरेंस जो हमने पिछले साल पे कर दी थी, दैट इज द ओपनिंग प्रीपेड। इस साल में वो ऐड हो जाएगी, और आउटस्टैंडिंग है वो भी इस साल की है, लेकिन आपने पे अभी तक नहीं की, वो भी ऐड हो जाएगी। इंश्योरेंस कितनी आएगी 12,000। इंश्योरेंस कितनी है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 12,000 प्लस 500 है, और प्लस 1,000 कितनी आती है 13,500। उसके बाद आपका आता है जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2019-22 का। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा कितना है जी देखते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो हमें दिया हुआ है 2700 का, और नीचे वो कहता है जी कि हमारा 600 का जो था 400 का वो प्रीपेड था। एक तो ये दिया हुआ है 400 का प्रीपेड 2700 में से माइनस हो जाएगा, एक ऊपर भी दिया हुआ है आपको अदर पेबल में से वो एक्रूड है वो भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस होंगे 700 भी और 500। मैं भी बताता हूँ आपको, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जी बिल्कुल करेंगे 2700 जी माइनस 400 माइनस ओपनिंग कितना था 500, वो भी माइनस हो जाएगा। ये जो ओपनिंग पेबल लिखा हुआ है ये एक्सपेंस किस साल का, पिछले साल हमने इस साल में पे किया है असल में, लेकिन इस साल का एक्सपेंस ये नहीं है तो माइनस कर देंगे। और जो क्लोजिंग जो प्रीपेड है वो प्रीपेड हमने इस साल पे किया है लेकिन इस साल का एक्सपेंस है नहीं तो वो माइनस करते हैं, इसलिए दोनों ही माइनस हो गए। कितना आता है जी 1800। अब जरा इसका मैं अकाउंट बना के टोटल कर लेते हैं, इसका मेरे ख्याल यही चीजें हैं और मेरा ख्याल है कि नहीं है और कोई चीज, फिर भी चेक कर लें। लेकिन मैं इसका अकाउंट बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखिए फॉर्मेट आपने तो नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, इशफाक आपने तो ये नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, क्योंकि आपने बहुत थोड़े वक्त में बहुत कुछ सीख लिया हुआ है, लेकिन ये अकाउंट बनाना आपने नहीं सीखा अभी तक। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो आपको पता है कि व्हाट्सएप इधर आता है एक्रूड ब्रॉट डाउन, याद आया ना कुछ, इधर आता है एक्रूड कैरिड डाउन जी बिल्कुल ठीक है। तो लाइका समझ आ रही है ना, याद आ रहा है ना, इधर आता है जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन। सवाल में इधर आती है कैश फिगर, सवाल में कैश फिगर दी हुई थी 2700, ठीक है जी, प्रीपेड कैरिड डाउन दिया हुआ था कितना 400 और एक्रूड ब्रॉट डाउन दिया हुआ था कितना 500। तो भाई इनकम स्टेटमेंट फिगर ऐसे ही निकलनी है ना, इधर ही आएगी ना, कितनी 1800। समझ आई बात, ये है असल में अकाउंट बना के भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो जी इस बात आपको समझाता हूं मैं, एक्रूड ब्रॉट डाउन का मतलब है ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो पिछले साल आपने अभी तक पे नहीं की, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट से भी लिखी है ठीक है। प्रीपेड ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कि वो प्रीपेड है पिछले साल जो पे कर दिया था आपने एडवांस, लेकिन इस साल फिलहाल प्रीपेड ब्रॉट डाउन सवाल में मौजूद था ही नहीं। इस साल हमने टोटल कैश कितना पे किया है इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर, वो 2700 है, उसकी एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। एक्रूड कैरिड डाउन, इस साल को इलेक्ट्रिसिटी पेबल है जो आपने पे करनी नहीं है, लेकिन इस साल के एंड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, हमने एडवांस पे कर दी, दैट इज प्रीपेड कैरिड डाउन, और वो 400 की है जो मैंने क्रेडिट चेक पे लिखी है, दैट इज क्लोजिंग एसेट। दोनों साइड का डिफरेंस निकालूंगा, मेरे पास इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी जो मुझे इनकम स्टेटमेंट में लेकर जानी है, दैट इज 1800। टोटल कर दें एडमिन एक्सपेंस का कितना आता है, 8,300। अब लिख लेते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सपेंस आपका आ जाएगा 86,000, एडमिन एक्सपेंस आपका आ जाता है जी 28,300। मैं देख लूंगा और चीज हमारे से मिस ना हुई हो इसलिए, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दोनों हमने डाल दी नहीं है ना, किसमें भला एडमिन में, ठीक हो गया जी। अब इसका टोटल कर लें, कितना आता है जी 86,000 प्लस 28,300, 350 ज्यादा आना चाहिए, 1 हाँ जी 114,300 माइनस कर दें, आपका आ जाएगा जो आंसर आएगा जी, ये आपका आ जाएगा 3,350 जो है, ये आपका बेसिकली आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, या लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बोला कितनी आनी है आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको कितनी आनी है। वो आनी है 3750 प्लस 3750, या ऐसे ना भी लिखें तो आपको पता है कि डिबेंचर जितने के दिए हुए हैं उस पर कितने परसेंट फाइनेंस कॉस्ट आपने लिखनी है, 10%। वो पूरी की पूरी आती है। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट रिलेट्स, वो पूरा एक्सपेंस आएगा 7500 का, चाहे आपने उसमें से पे किया हो या पे ना किया हो। देख लें ऊपर, ये देखिए 10% डिबेंचर दिए हुए बट साहब 75,000, तो उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 7500 बनता है, वो आपने एक्सपेंसेस में लिखना है। हालांकि आपने उसमें से 3750 पे कर दिया है ये, लेकिन आपने पूरा लिखना होता है एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो आप 7500 ही रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आता है जी? सही आता है 2585। ये आपका आंसर आ जाएगा जी 25850, दैट इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमने सॉल्व कर लिया जी, हमारा क्वेश्चन था 2 नवंबर 19 का, जो हमने इसको भी सॉल्व किया। उसकी पिक्चर आप फिलहाल ले लें ताकि फिर हम आगे जो है मैं चल सकूं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट तो हमने बना ली ना, उसका फॉर्मेट देखें दिया है, तो आप इस फॉर्मेट के तहत ही आपने बनानी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग भी आप अलग से कर लेंगे, ठीक है? जगह दी हुई है उसने, तो जगह के अंदर आप इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये अब आपको लिखना पड़ेगा ताकि लिखिए, ताकि आपको ये थ्योरी में काम नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम ना आए। कहते हैं स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, तो rather than going for the difference I am going to explain you that what are capital reserves and revenue reserves। सबसे पहले लिखते हैं हमने, capital reserves are those reserves which are not created out of profit। Capital reserves are those reserves which are not created out of profit, ठीक है जी। आगे, they are created because of capital transactions, they are created because of capital transactions for example issue of share at premium, issue of share at premium and revaluation of assets। Full stop। Capital reserves are not used to pay dividends, capital reserves are not used to pay dividends। इनकी एग्जांपल लिख लें आप, शेयर प्रीमियम, एक है शेयर प्रीमियम, दूसरा है रीवैल्यूएशन रिजर्व। एक है शेयर प्रीमियम और दूसरा है आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। तो शेयर प्रीमियम बेसिकली होता क्या है, 10 वाला शेयर अगर आप 12 रुपए में फ्लोट करते हैं तो $2 जो एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, दैट इज बेसिकली शेयर प्रीमियम, उसको हम शेयर प्रीमियम का नाम देते हैं। और वो कैपिटल रिजर्व क्यों? क्योंकि वो आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज के नतीजे में नहीं क्रिएट हुआ, कारोबार को चलाने से पैदा नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली आपका शेयर महंगा हो गया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी यही चीज है कि आपकी एसेट वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर रहे थे आप या कोई और सूरत हाल की वजह से एसेट्स इंक्रीज कर गए, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रिएट हो गया है। ये भी कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि कारोबार को चलाने से नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया, ये कैपिटल रिजर्व्स कहलाते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, रेवेन्यू रिजर्व्स। Revenue reserves are created out of profit।
Revenue reserves are created out of profit and are used to pay dividends. Revenue reserves are created out of profit and are used to pay dividends. Dividends pay करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? They are generated, sorry, and are used to pay dividends. For example, again, general reserve and retained earnings. General reserves and retained earnings are kept aside general reserves and retained earnings are kept aside out of profit general reserves and retained earnings are kept aside out of profit for future expansion and growth of the business. For future expansion and growth of the business. देखें, जनरल रिजर्व जो होता है ना वो फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन रिटर्न अर्निंग्स जो हम कैपिटल साइड करते हैं ये वो प्रॉफिट है जो री इन्वेस्ट कर देते हैं दोबारा बिजनेस के अंदर। और री इन्वेस्ट करते हैं क्यों? असल में मैंने बताया था आपको कि अगर शेयर होल्डर्स अपने पैसे लेने वापस आ जाए कंपनी से तो कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के पल्ले तो कुछ है भी नहीं, सारा पैसा शेयर होल्डर्स का है। एंड देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, इफ दे कैन कंबाइन टुगेदर and all of them suddenly came to a company for the return of the money, then it becomes very difficult to sustain. Then it means that the company should have some reserves with it, including capital reserves and revenue reserves, and retained earnings is also part of it. समझ आ गई आपको? नेक्स्ट चलते हैं आगे। कहते हैं जी डिवेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी है और डिवेंचर्स तो हम कैश के सूरत में पे करेंगे। डिवेंचर्स आर बेसिकली हम पे करते हैं शेयर प्रीमियम में से, लेकिन वो आएगा शेयर प्रीमियम के यूजेस, तो यूजेस का भी सवाल आया नहीं, वो आएगा तो इसमें लिखाऊंगा। आर लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर अ न्यू बिल्डिंग एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। द डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस टू फाइनेंस दिस एक्विजिशन। ऑप्शन 1 है इशू ऑफ शेयर और ऑप्शन 2 है इशू ऑफ फर्दर डिबेंचर। तो एडवाइस द डायरेक्टर्स व्हिच ऑप्शन शुड बी चोजन टू रेज फाइनेंस टू एक्वायर द बिल्डिंग, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा ऑप्शन जो वो कह रहा है कि बेहतर है 5 लाख रुपए जो हमने इकट्ठा करना है। देखिए अब आप दोनों की सूरत आपने बतानी होती है कि डिवेंचर अगर आप इशू करते हैं तो डिवेंचर विल मेक योर बिजनेस मोर रिस्कियर, बिकॉज डिवेंचर लोन इज अ टाइप ऑफ लोन व्हिच इज सपोज्ड टू बी रीपेड आफ्टर सम टाइम एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी अ हैवी एक्सपेंस रिगार्डिंग योर प्रॉफिट, इट विल डिक्रीज योर प्रॉफिट। Secondly, you have to put up your balance sheets and financial statements will be revealed in front of the bank, so that bank can issue you debenture, yeah, in front of the person to whom from whom the debenture has been issued, debenture has been taken or from loan has been taken। तो हमें उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी ना, that we have the worth to pay back the money। तो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी। आप ऐसे कह रहे हैं सीक्रेसी आपके बिजनेस की नहीं रही। दूसरा इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आई विल गो फॉर द इशू ऑफ शेयर, बिकॉज इशू ऑफ शेयर विल ब्रिंग मोर कैपिटल टू द बिजनेस, because there are other shareholders also, they will get dividend on their shares held by them, and dividend will definitely will not going to be a fixed rate of interest, it will change according to the profits earned by the company। if there are good trading results they will get more dividend, if the results are not good they will get less dividend, even no dividend। so we are not basically bound to pay them the money, though they will the decision making will become a little difficult because they are going to have the voting right and working right, and profits also needs to be shared, but still I will go with the issuance of shares, that would be the much better option। आर लिमिटेड इसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ये देख लो जरा। हाँ जी, आर लिमिटेड के बारे में बता रहे हैं। तो डिबेंचर तो हमने पहले भी लिए हैं, ठीक है ना, तो और डिबेंचर इशू करने की हमें क्या जरूरत है, पहले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शेयर नजर नहीं आ रहे आपके पास, तो शेयर इशू करने हमारे लिए बेहतर है। शेयर तो इशू हुए नहीं हुए, फिलहाल शो नहीं हो रहे, ठीक है ना। इश्यूएंस ऑफ शेयर ही बेटर ऑप्शन हम अवेल जो है वो करेंगे इसके अंदर। आगे कहते हैं जी स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ मेकिंग ऑल सेल्स ऑन अ कैश बेसिस ओनली। तो क्या एडवांटेज है जी, देयर विल बी लेस चांस ऑफ, देयर विल बी नो चांस ऑफ बैड डेट्स।
और डिसएडवांटेज क्या है? इट विल हैम्पर योर सेल्स because your sales may be decreased because people used to buy goods on credit. So if you are selling for cash only those people will come to you which have liquidity. Those liquidity position is good already. They will be able to of making all purchases on a cash basis only. Cash basis पे अगर आप purchases करेंगे तो definitely आप you will find liquidity problem because you have to pay your suppliers in cash all the time. ठीक है जी, liquidity problem आपको आ सकती है। और उसका एडवांटेज क्या होता है मैंने बताया ही है। सप्लायर जो आपको एडवांटेज का ये है, आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। यस, यू कैन रिसीव बिकॉज़ यू आर पेइंग कैश। बल्क बाइंग पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है बिकॉज़ यू आर पेइंग ऑन कैश। यही होगा इसका। क्रेडिट परचेजेस अगर आप करते हैं तो वो हमारे फायदे में है ना, बेसिकली उसका क्रेडिट परचेज का फायदा ही है आपको। तो ये क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट फिर हम इससे आगे अच्छा सॉल्व करेंगे। हम जो है वो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। 60 ग्रेड से वो करते हैं सीधी हवा पर। हाँ जी।